जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे पुलिस अधिकारी से जिनका नाम सुनते ही 80 और 90 के दशक में अपराधियों की हवा टाइट हो जाया करती थी। अपराधी अपने इलाके को छोड़कर भाग जाया करते थे और यह नाम एक आज लीजेंड बन चुका है। दोस्तों, 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कुछ नाम हावी हुआ करते थे। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक। लेकिन एक दशक पहले की बात करें, अगर 80 के दशक की बात करें या फिर 70 के दशक की बात करें, तो कुछ और ही नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हावी हुआ करते थे, जैसे कि करीम लाला का नाम, हाजी मस्तान का नाम, यूसुफ पटेल का नाम और वर्दा राजन मुदलियार का नाम। ये तमाम लोग स्मगलिंग किया करते थे और इन्होंने मुंबई शहर को अलग अलग इलाकों में बांट रखा था और इन इलाकों में वो अपने गुनाह का साम्राज्य चलाते थे। इन सभी में सबसे खतरनाक डॉन था वर्दा राजन मुदलियार, जो कि माटुंगा और सायन इलाके से ऑपरेट करता था। उस वर्दा राजन मुदलियार का खेल वाईसी पवार नाम के इन अधिकारी ने खत्म किया। इनका पूरा नाम है यादवराव पवार और पुलिस महकमे में इनको वाईसी नाम से जाना जाता था। तो वाईसी पवार जी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। पवार साहब, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। तो पवार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि वर्दा राजन मुदलियार कितना बड़ा अपराधी था और किस तरह से वो अपने गुनाह का साम्राज्य चलाता था मुंबई शहर में। वर्दा राजन मुदलियार यदि एक किस तरह का क्रिमिनल था, एक लाइन में बताना है तो मुंबई में ऐसा कोई क्राइम नहीं था जिसमें इसका हाथ नहीं, कोई क्राइम इसने छोड़ा नहीं था कि जिसमें इसमें हाथ नहीं है। इसमें सुपारी लेना है, चक्कू छुरी जलाना है, खंडनी वसूल करना है, स्मगलिंग करना है, जुए के अड्डे चलाना है। पूरे मुंबई शहर को इलिसिट लिकर का सप्लाई भी यही करते थे। प्रोस्टिट्यूशन भी इनके पास में था। इनके पास में ये यूनिक्स भी पाल के रखे थे इन्होंने इनके मेट्रोपोलिस के एरिया में, और ये सब प्रकार के क्राइम में करता था। लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर इसके नाम पर कोई क्राइम दर्ज मुझे तो नहीं मिला पुलिस रिकॉर्ड में। एक रिकॉर्ड, एक क्राइम की बात बताया था किसी ने कि इसके हाथ से एक मर्डर हुआ था, लेकिन उसके भी पेपर्स मुझे नहीं मिले थे। क्राइम ब्रांच में दर्ज था ऐसा बोलते हैं। ये एक्चुअली ये पहले आया तमिलनाडु से, तो ये रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। बाद में हाथ भट्टी के दारू के ऊपर काम करता था और सब इमरजेंसी के दौरान जब ये मिसा में बंद थे, हाजी मस्तान की और इनकी वहाँ मुलाकात हुई और हाजी मस्तान ने बोला कि तू ये छोटे मोटे काम करता है, इससे तो हमारा स्मगलिंग में मदद कर तू। तो उनके बाद में उनके भी काम ये करना चालू कर दिया और धीरे धीरे तब तक के हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, करीम लाला, इनका करिश्मा खत्म होने को आया था। और एक ही आदमी ये मुंबई में था कि जो अपना दुकान चला रहा था सही तरीके से, और इसकी ये थी कि पॉलिटिशियन के साथ में बोलो पुलिस ऊपर की जितनी हायरार्की थी सबके साथ भी इसके कांटेक्ट रहते थे, कम्युनिकेशन था, सब था। ऐसा बोलते हैं लोग। मैं जब आया मुंबई सिटी में, मैं 1982 में डिप्टी कमिश्नर करके आया और उसी इलाके का मैं डिप्टी कमिश्नर था। इनफैक्ट मेरा पोस्टिंग जब हुआ था तो मिस्टर रोबेरो, इन्होंने जो कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे जूलियो रोबेरो उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और उन्होंने मुझे यही बोला था कि मुझे मुंबई इसीलिए लाना है कि इसका जो गुंडों के हाथ में जोन 4 का एरिया चला गया है उसको क्लीन करना है। सर, इसके बारे में ये भी मैंने पढ़ा, जो जीआर खैरनार जो बीएमसी के अधिकारी हैं रिटायर्ड, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि ये कुछ युवाओं के ऐसे टोली पाल कर रखता था और जो स्थानीय लोकल पुलिस है उनकी मदद भी करता था कि कभी उनसे कोई अपराध अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, किसी अपराध की गुत्थी नहीं सुलझ रही है, तो ये अपने लोगों को दे देता था और बोलता था कि ठीक है, तुम लोग आरोपी बन जाओ और पुलिस जो है वो केस को डिटेक्ट हुआ बता देगी। और फिर उसके लोग कुछ दिनों के लिए जेल चले जाते थे, बाद में ये उनकी जमानत करवा लेता था। तो ऐसा भी कुछ लोकल जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी थे उनके साथ में इसका कुछ अरेंजमेंट हुआ करता था? नहीं, ये नॉर्मल मोड्स ऑपरेंडी इनकी, ये खैरनार ने लिखा होगा, क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी हर क्रिमिनल की ये मोड्स ऑपरेंडी रहती थी। और पुलिस में उस टाइम यही चल रहा था कि पब्लिसिटी लेने के लिए अपना क्राइम डिटेक्ट हो गया तो कोई भी इवन ये क्या सप्लाई करेंगे, फुटपाथ के लड़के भी उठा के लाते थे। तो इनका काम यही चलता था। ये तो सबको पाल के रखा था, सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज इसके पास में जमा करके रखी थी और हर काम के लिए उसके पास में उसने आदमी अपॉइंट किया हुआ था। मानो कि जैसे अभी ये
चक्कू छुरी चलाना है, मटका का काम चलाना है, तो उसके लिए उनके पास में एक टिल्लू उस्ताद करके एक आदमी था, एक स्मगलिंग के लिए बड़ा सोमा नाम का आदमी था, फिर ये इलिसिट लिकर जो दारू सप्लाई था मुंबई शहर में, वो उसका सारा काम, यानी उसका डिस्टिलेशन, इलिसिट डिस्टिलेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका मनी कलेक्शन, सारा सेल परचेस वही करता था। वो था थॉमस कुरियन एलियस खाजा। तो ये सब टीम लेके अपना इसका काम चलता था। जैसे मंत्रिमंडल होता है वैसे इसका खुद का ये हर एक को अलग अलग काम सुपुर्द करके दिया था। और ऐसा बोलते ही मैं जब आया तो मुझे ये बताया गया कि लोगों ने कि भाई यहाँ के डीसीपी को जो सैल्यूट मिलता है उससे ज्यादा कड़क सैल्यूट वर्धाबाई पुलिस थाने में आए तो मिलता है। और ये भी बोलते थे कि वर्धाबाई के खिलाफ कोई कंप्लेंट देने को आया तो उसको ही पहले अंदर बंद कर देते थे और उसको हाथ पाँव अच्छा बाद में वर्धा भाई के लोग आके उसको जमानत करके कर लेते थे और बाद में उसके अड्डे पर लेके जाके फिर उसकी धुलाई करते। यानी कि ये तो बहुत ही खतरनाक आप जो बता रहे हैं कि अगर कोई वरदाराजन मुदलियार के खिलाफ शिकायत करने जाता था तो पुलिस उसको ही अरेस्ट करती थी, फिर वरदाराजन मुदलियार के लोग आके उसकी जमानत करवाते थे, उसको अपने पास लेकर जाते थे, एक तरह से अगुवाई करना होगा, अगवा कर लेते थे और फिर बाद में उसके साथ मारपीट करते थे। बिल्कुल सही है। और ये ऑथेंटिकेटेड तो ये तो ऐसा जो आता था मिलता था बोलते थे। लेकिन मैंने जो पहली केस इसके ऊपर जो रजिस्टर किया वर्धा भाई के खिलाफ, उसमें एक फैमिली जो वर्धा भाई के मकान के सामने ही रहते थे, यानी इनका ऑफ तेलंग रोड पर मकान था माटुंगा एरिया में, और वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप वो लड़का चलाता था और पीछे ही वो रहते थे फ्लैट में ही, आगे आगे का पोर्शन में दुकान चलाते थे। और वहाँ उस कंपाउंड के अंदर एक इडली वाला इडली का काम करता रहता था। तो और बिल्कुल वर्धा भाई का मकान से वो दिखता था और यहाँ से उसको दिखता था सब। तो कोई आया गया कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो ये इडली वाला वर्धा भाई के लोगों को देता था, वर्धा भाई को देता था। तो इनका भी तो उसका क्या होता था कि 12-1 बजे तक के रात को इडली बिकता था और 3-4 बजे तक के बर्तन धोना है। तो इसकी बाप बुढ़ी थी तो उसको नींद नहीं आती थी। तो जब इन्होंने कंप्लेंट करते थे तो वो बोलते थे कि तेरे को रहना नहीं कि हाथ पाँव, वो इडली वाला ही उसको सुनाता था कि तेरे को अपने पाँव पर चलने का नहीं, हाथ पाँव तोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, भाई को बोलेंगे। तो जब ये मेरे पास में कंप्लेंट लेके आए थे, एक ऑडियो पब्लिश हुआ था, पूरा मीडिया में आया था। उस टाइम तो अपना ये था नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन प्रिंट मीडिया में सारे इंडिया सारे जो न्यूज़पेपर थे मुंबई शहर में, सबकी हेडलाइंस थी कि मेरे नाम से वाईसी पवार का अनदर अटेम्प्ट ऑफ कैरेक्टर असोसिएशन ऑफ वाईसी पवार, और मराठी में भी था। तो वो जो केस वो आने के बाद में ये लड़का कंप्लेंट लेके अपनी माँ, अपनी वाइफ और खुद, ऐसे तीनों जन मेरे को मिले थे, उसके ऊपर वो कंप्लेंट रिकॉर्ड हुई थी। तो उन्होंने पहला सेंटेंस यही बोला था कि हमको साहब न्याय मिलेगा क्या? तो मैं बोला क्यों, क्या हो गया? तुम अभी मेरे को रात को 9 बजे मिल रहे, तो मैं मिल तो रहा हूँ तुमको। नहीं, बोले साहब ऐसा है कि नीचे तो पुलिस थाने में गए तो पहले कंप्लेंट देने को गए उसके खिलाफ, तो पहले हमको बंद कर देते हैं कंप्लेनेंट को, और फिर उसके लोगों को बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा आदमी कंप्लेंट करने को आया था तो तुम उसको जमानत पर छुड़ा के लेके जाओ। तो वो जमानत पर छुड़ा के लेके जाते और फिर उधर जाके धुलाई कर दी। तो ये तो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन मेरे को मिला था। तो ये सब इनके सारे प्रकार चल रहे थे। और मैं जब बम्बई में आया, मुंबई शहर में, तो उसके पहले मैं 1-2 साल रेलवे पुलिस में था, मेरा हेडक्वार्टर मुंबई था। तो कभी कभी क्राइम ब्रांच से हमारा इंटरेक्शन होता था क्योंकि हमारे क्रिमिनल उनके वहाँ हमारे वहाँ ऑपरेट करके माल बिकने को उधर जाते थे। तो एक केस हुआ था लास्ट में, मेरी ट्रांसफर होने के टाइम पर मैं एसपी पूना करके यहाँ से जब गया, तो उसके पहले एक 10-12 दिन पहले प्रोफेसर शांता देवी मर्डर केस एक हुआ था, लोकल ट्रेन में हुआ था जी। तो ट्रेन में जो मुझे इंफॉर्मेशन लास्ट में जाते जाते जिस दिन मुझे चार्ज छोड़ना था, उस दिन एक मालूम पड़ा कि एक यहाँ कोई वर्धा नाम का भाई रहता है, भाई है बोले, और उसके लोगों ने शायद इसका मर्डर किया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट भी किया था रोहित साहब को कि मेरे को रेलवे पुलिस में कंटिन्यू करने दो, तो वो भी नहीं छोड़ने को तैयार थे। लेकिन ऊपर से प्रेशर आया कि मुझे पुनः एसपी करके जाना ही है करके,
तो फिर मैं चला गया, तो उतना ही मैंने वर्धा के बारे में सुना था। लेकिन जब मुंबई आया तो तब मेरे ध्यान में भी नहीं था और मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। तो मैं एज यूजुअल जिस दिन से सर्विस में आया था उस दिन से इलिसिट एक्टिविटीज के ऊपर हमला करते रहता था। उसमें ज्यादातर जुगाड़ और शराब के अड्डे, इनके ऊपर बहुत हमला मैं करता था। तो वैसे अभी ये तो मैं जब मुंबई में लॉ पढ़ता था तो ये लोकल ट्रेन से कुर्ला से मैं भाई और हम जब वीटी वगैरह जाते थे तो ये रावड़ी क्रीक के उधर सब ये दारू की भट्टी के सारा धुआं दिखता था। सैकड़ों भट्टी वहां लगती थी। तो हम बहुत मुंबई पुलिस को उस जमाने में गाली देते थे। तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक दिन उस इलाके का डीसीपी बन जाएंगे, पुलिस ऑफिसर रहूंगा। तो लेकिन मैं एज यूजुअल जाके जहां जहां अड्डे मिलते वहां पर धाड़ सत्र शुरू किया और कभी भी जाता था, रात बेरात जाता था। और दारू की गाड़ी का एक दिन क्या हुआ कि 1 महीना मेरे को होने को आया था। मैं 28 जून को चार्ज लिया 82 में और 28 जुलाई की रात थी, मुझे याद है अभी भी कि मेरा नाइट राउंड ड्यूटी था जी। तो सुबह 4-1 बजे होंगे करीबन, और हम निकल रहे थे धारावी से सायन हॉस्पिटल के बगल से, जो दूसरा ब्रिज है ना जो माटुंगा साइड में है। तो जैसे ही सायन हॉस्पिटल का कॉर्नर से हम उतरने लगे तो सामने गाड़ी दिखा रोड के ऊपर, एक काला गाड़ी था। तो मेरा ऑपरेटर बोला कि साहब वो आगे जो जा रहा दारू का गाड़ी है वो। मैं बोला कैसे मालूम तुमको? तो बोले हम लोगों को मालूम है। तो मैं बोला पीछा करो उसका। तो पीछा करने को गए हम तो ये अपना किंग सर्कल का जो ब्रिज है वो नहीं बना हुआ था। वो वहां से वो नीचे सर्कल था तो वहां उन्होंने यू टर्न मारा। तो मैं उसके पहले यू टर्न मार के तो बोले कि अब ये गाड़ी एंट्रोपिल एरिया में जाएगी, क्योंकि उनको सब मालूम था इन लोगों के बारे में। ये भी वहां जाके पहले हफ्ता लेते थे। उन्होंने बोला कि हम भी हफ्ता लेते थे। तो मैं बोला कि गाड़ी रोको तुम अभी। वो जंक्शन के ऊपर रोका और मैं एक हाथ से डंडा ले रहा था और एक हाथ से दरवाजा खोल रहा था। उतने में मेरा ड्राइवर चिल्लाया कि साहब संभालो करके, क्योंकि वो गाड़ी हायर करके बाजू से गया मेरा जोर से। तो मैं बोला चलो पीछा करो उसका। तो 40 मिनट पीछा किया। उस दौरान एक बीच में एक टैक्सी बीच में हमारे डाला उन्होंने कि हमारे गाड़ी को वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इशारा चालू कर दिया तो समझ गए कि कोई पुलिस की गाड़ी इनका पीछा कर रही है। तो बीच में एक टैक्सी घुसाने का कोशिश किया तो मैं उसको रिवॉल्वर दिखा के बोला कि अंदर आया तो गोली मारूंगा। तो बाजू हट गया। फिर एक धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, टायर फेंकना चालू किया। उसके ट्यूब जो थे जिसमें दारू भरता है भरे वो होती थी, वो नीचे फेंकते गए वो। तो उनको यानी ताकि मेरा गाड़ी का टायर उसके ऊपर चढ़ के ऐसा गाड़ी पलटी हो जाए, हो जाए। स्पीड में गाड़ी थी। फिर 2-3 राउंड ऐसे बार बार घुमा रहे थे। मुझे तब तो एरिया के रास्ते भी ठीक से नहीं मालूम थे, इनको मालूम था। तो एक आदमी आधी चट्टी के ऊपर खड़ा रह के तीसरे राउंड में 3 बार देखा मैं, तीसरे राउंड में उसने इतना बड़ा पत्थर गाड़ी के ऊपर मारा। तो ड्राइवर का जो हैंडल था उसके नीचे डेंट आ गया दरवाजे के ऊपर। तो हम भी बच गया और ड्राइवर भी बच गया। फिर फाइनली एक पॉइंट पर गाड़ी का जब आमना सामना हुआ तो गाड़ी मेरे आगे थी और सामने से मुझे एक गाड़ी वायरलेस की दिखी। तो मैं कंट्रोल रूम को वायरलेस के ऊपर डायरेक्ट कॉल किया कि जो गाड़ी एंट्रोपिल में जिसके सामने काली गाड़ी है वो गाड़ी को बम्पर टू बम्पर टच करो, उसके पीछे मेरा गाड़ी है करके। वो ऑपरेटर ने, ड्राइवर ने सुन लिया वो गाड़ी वायरलेस गाड़ी की, तो उसने गाड़ी उसके सामने लगा दी। तो फिर अभी आगे से वो गाड़ी था, पीछे से मैं था। भागने का कोई चांस उनको मिला नहीं। फिर उनको वो हमारे ऊपर चल के आने को लगे थे, तो फिर हमने उनको ठोका अच्छा और लेके आए पुलिस थाने में। तो उसके ऊपर मेरे ऊपर 3 केसेस भी हुए। पुलिस वालों ने उनको, यानी नेक्स्ट डे मैं जब उनको थॉमस कुरियन को पकड़ा तो और सुबह उसको लेके गया था मैं डिस्टिलरीज कहाँ है दिखाने के लिए। तो पूरा फोटोग्राफ वगैरह सबका अरेंजमेंट करके रखा था उन्होंने। अभी उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं उनको सुबह लेके जाने वाला हूँ? मैं तो बोला था सिर्फ तो मतलब जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे उन्होंने टिप ऑफ दे दिया, जो उसके खबरी थे पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने उसको इन्फॉर्म कर दिया। और तो वो फिर वो
फोटो वगैरह निकाले उन्होंने, और उसके ऊपर मेरे ऊपर 3 केसेस उन्होंने पहले कोर्ट में कंप्लेंट किया कि मैंने डीसीपी ने मारा करके, तो नीचे के कोर्ट ने केस रिजेक्ट कर दिया। तो इन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया। अभी मुझे पक्का, मैंने वेरीफाई नहीं किया था, लेकिन मुझे बोला गया था कि उनकी तरफ से हाई कोर्ट में राम जेठमलानी खड़े थे, वो यानी प्लीड कर रहे थे, और हमारी तरफ से सरकार के 3 वकील बदल गए बोले। तो तीसरे एक ने वो 45 मिनट उनके तरफ से आर्गुमेंट हुआ और हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया, तो 3 प्रोसेस हमारे खिलाफ इशू हो गई और मैं कोर्ट में आरोपी जैसे जाने लगा। लेकिन ये एक साइड था, फिर दूसरी तरफ अभी एक एक करके सब उसकी सारी एक्टिविटी सामने आने लग गई। तो उसका वहाँ दरबार भी होता था, जो वहाँ यानी मांडोली करता था, दोनों पार्टी को बुला के तू इसका ये कर, तू इसका ये कर, ऐसा करके, और सब वहाँ पर उसका ये कारोबार चलता था। मांडोली हिंदी में अगर बोलते तो समझौता करवाता था, समझौता, लोगों के झगड़े निपटाता था, मैटर पटाता था। नहीं, निपटाता नहीं था, दोनों को लगा देता था और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से पैसा निकालने का काम करता था। और वो भी बयान, तो फिर भी लोग उसको मानते थे कि यार अपना काम कर रहा है करके। और ये इसी तरीके से इसके सारे धंधे जो थे, तो एक एक करके सब अटैक मैंने करना चालू कर दिया। और क्या जो चलाने वाले थे, उसके मेन लोग थे, उनको हर एक को एक एक को अलग अलग ऑफेंस में पकड़ के उनको डालते गए। और एक केस इनके ऊपर फाइनली हमने लगाया था, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन हमको मिली थी कि उस दिन दादर पुलिस थाने में एसीपी ऊपर बैठते थे उस जमाने में, तो उनके पास में एक चैप्टर प्रोसीडिंग पेंडिंग था, जिसमें वर्धा भाई के भी कुछ लोग थे एक तरफ पार्टी, और दूसरी तरफ की पार्टी में जो वर्धा के लोग थे उनमें से पहले उसके साथ में थे, लेकिन बाद में निकल गए। मेरा जब हमला चालू होते गया तो उससे अलग हो गए, नहीं गंदे काम में नहीं इनके साथ में रहना है करके। तो अभी पुलिस वाले तो अपनी तरफ से है, तो उनके ऊपर हल्ला करके, और उन्होंने ये भी बोला था कि पुलिस थाने को भी खत्म कर देंगे आज करके, पुलिस थाने को ही खत्म कर देंगे, पुलिस थाने के ऊपर ही हमला करेंगे करके। तो ये इंफॉर्मेशन जब मिला कमिश्नर को, तो मुझे भी बताया, तो हमने सारा उसका पूरा पुलिस स्टेशन को कॉर्डन ऑफ किया और हर एक गाड़ी जाने वाली चेक करते गए। तो एक गाड़ी मिला जिसमें कुछ हथियार मिले, कुछ ये मिले, और उसके ऊपर हमने ऑफेंस रजिस्टर किया और कॉन्स्पिरेसी में इनको भी डाला था, क्योंकि एक टैक्सी वाले ने उसमें स्टेटमेंट दिया था कि ये टैक्सी में से बात करते वक्त ऐसा एक आदमी बोल रहा था कि उसने ये किया है, और वो वर्धा भाई से ही बात कर रहा था, क्योंकि ये सब बार बार बोलता था भाई भाई। तो मैं बाद में पूछा भी, तेरे को मालूम नहीं क्या? बोले बड़ा भाई वर्धा भाई है, अपना बड़ा भाई है। तो उसने भी बोला, तो सब हुआ था। तो इसी वजह से वो भाग गया फिर, वर्धा राजन भाग गया वहां से। हाँ, यानी वो अभी एब्सकॉन्ड हो गया। तो उसको फिर ना हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक उसको एब्सकॉन्डर करके डिक्लेयर किया, उसका प्रॉपर्टी जब्त किया। प्रॉपर्टी एक चंद्रगुप्त करके व्यू में होटल था, जिसका पूरा काम पूरा हो गया था, लाइसेंसिंग इनकम्प्लीट था। तो उसमें पहली एक प्रॉपर्टी मिली जिसमें इसका नाम मिला, एक्चुअली एक वन ऑफ द डायरेक्टर्स था। तो बाकी तो प्रॉपर्टी बेनामी थी। और उसमें फिर वो एब्सकॉन्ड हो गया, और फिर वो तमिलनाडु मद्रास चला गया, तो बाद में आया नहीं। फिर यहाँ से एक तरह से उसका गैंग खत्म हो गया। उसका यहाँ पर जो गणेश उत्सव था वो बड़ा फेमस था, और उसको लेकर भी कोई किस्सा है? तो हाँ, उसमें ऐसा है कि वो गणेश उत्सव का जो था, तो ऐसा था कि उस टाइम तक के मेरे आने के मुंबई में सबसे बड़ा गणपति इनका ही रहता था। सारे वीआईपी वहाँ विजिट को आते थे, वो चाहे फिल्म के लोग हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हाँ, सारे लोग वीआईपी पास के लिए डिमांड करते थे। मैं बोला क्या वीआईपी पास है? तो तब मुझे भी नहीं इतना मालूम था। तो बाद में मालूम पड़ा कि ये सब ऐसा है। तो फर्स्ट ईयर तो हमको कुछ समझा नहीं था। सेकंड ईयर जब देखा, तो ये तो रेलवे का जगह है, 12,000 मीटर का जगह है ये। और फिर मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो रेलवे, जो 1 महीना बोले इसका काम चलता है वहाँ, मंडप बनाने का, ये करने का, वो करने का। तो उधर से वो जो साउथ एग्जिट है वो बंद कर देते, बोले नॉर्थ एग्जिट ही माटुंगा स्टेशन का जो है बाहर। तो इतना क्राउड होता है कि सारा धक्का मुक्का होता है, इधर से कोई आया तो उसको मारते हैं। तो फिर हमने स्टडी किया, और अगली गणपति में, उस गणपति को तो पहले परमिशन चली गई थी, तो 85 के गणपति में हम लोगों ने
उनको मंडप उतना नहीं देने का करके ये किया। तो उसके मंडप का साइज छोटा हो गया। मंडप का साइज छोटा हो गया। दूसरा ऐसा था, एक ट्रैफिक का नोटिफिकेशन निकला था कि वो एरिया जो है कार पार्किंग के लिए अलॉट नोटिफाई हो गया है। तो नोटिफिकेशन के आधार हमने फिर वहां पर जो चौकी हमारा था, जो दिखता नहीं था, एक पेड़ के नीचे था, कोने में एक टपरी में था, तो वो टपरी उठा के पहले हमने यहाँ जहाँ इनका गणपति बैठता था वहीं ला के रख दिया। और उनको जो हमने रेकमेंड नॉर्मल गणपति को करते, सार्वजनिक गणपति को, उतना एरिया उसको भी रेकमेंड किया 35 बाय 25, 25 बाय 35 का। तो उसके ऊपर साहब चले गए हाई कोर्ट में। वो जो चौकी हमने उठाया था और लाए थे वहां पर, तो हमारे लोगों के फोटो निकाले इन्होंने और हाई कोर्ट में लिखा है कि देखो ये इलीगली लाए। तो उसको नहीं मालूम था कि हमने टेम्पररी चौकी हिलाने के लिए परमिशन, ऑलरेडी टेम्पररी स्ट्रक्चर तो कहीं भी रख सकते हैं, तो कॉर्पोरेशन का परमिशन से तो उनकी परमिशन लिया था। और उसमें कारण यही दिया था कि यहाँ जो पार्किंग लॉट आएगा तो गाड़ियों की, मोटर व्हीकल के पार्ट्स की थेफ्ट बहुत होगी यहाँ पर, तो इसके लिए ये पुलिस चौकी वहाँ कुछ काम की नहीं, यहाँ इसके लिए अपन ने रखा है। तो कॉर्पोरेशन से इजाजत लिया था। फिर हाईकोर्ट में जब उन्होंने बोला कि ये इन्होंने जबरदस्ती ये किया है, हमारा हमको परमिशन, तो कोर्ट ने बोला परमिशन तो दिया है तुमको, और वो भी बाकी सार्वजनिक गणपति को जितना मिलता है उतना तुमको भी उतना रिकमेंड किया है। नहीं हमारा इतना सालों से चल रहा है, वो चल रहा है। तो कंसेंट टर्म्स फाइल करने का पहले एग्री किए, लेकिन बाद में बोले कि लंच ब्रेक जब हुआ तो उसके बाद में बोले कि नहीं हमको कंसेंट टर्म्स नहीं है। फिर हियरिंग हुआ, सीनियर जज ने गवर्नमेंट के साइड में निकाल दिया और जूनियर जज ने अगेंस्ट दिया था। लेकिन वो सीनियर जज का से ही फाइनल ऑर्डर ही फाइनल होता है, तो उसके मुताबिक परमिशन दिया। एक ही रात में उन्होंने गणपति का पेंडॉल खड़ा किया। अच्छा, एक रात में क्योंकि महीनों पहले तैयारी आखिरी दिन था जिस दिन हाईकोर्ट का डिसीजन हुआ, वो आखिर देश जय गणपति बैठने वाले थे, तो उसी रात में इन्होंने मंडप वगैरह खड़ा करके गणपति बैठाया। तो सर इसमें आपको पर्सनली भी काफी झेलना पड़ा, आपको जान को खतरा बनाया था, आपके फैमिली को भी खतरा हो गया था, वो बताएंगे जरा। नहीं, ऐसा है कि शुरू में उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी, जब भी मैं उनका दारू का गाड़ी का पीछा करता था, तो मेरे ऊपर गाड़ी ठोकना ये भी 2-3 बार हो गया। फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं हमको इंफॉर्मेशन थी, उसके बावजूद मैं गया कि मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो एक गाड़ी का पीछा किया हमने, तो लेके गए हमको चकाला साइड में, उधर अंधेरी। हाँ। और एयरपोर्ट शहर के जुरिडिक्शन में आता था अभी एरिया, तो मुझे तब का याद नहीं पक्के। तो हमारे ड्राइवर बोले कि साहब उधर भी डिस्टिलरी है तो ये उधर ही जाएगा, तो उसके पीछे गाड़ी लगाया हमने। तो एक जगह मिस हो गया गाड़ी, लेकिन बाद में सिगरेट फैक्ट्री है चकाला एरिया, तो सिगरेट फैक्ट्री के सामने एक गली जाती है रोड, तो हम बोला कि इधर ही भागी होगी गाड़ी हो, तो हम गाड़ी उधर टर्न मारा तो उधर से सामने से गाड़ी आया, तो हम उतरे नीचे उसको रोकने के लिए, तो उधर से उसने एसिड बल्ब मारा, तो एसिड बल्ब पाव के पास में थोड़ा गिरा, पैंट को थोड़े होल हो गए और जूते पर थोड़ा ये हुआ था। तो ये तो हमने हुए घर पे फोन करके बच्ची को धमकाना, वाइफ को धमकाना, ये सब चलता था उनका। सर आप कौन से साल से कौन से साल तक रहे, और ये वरदराजन कौन से साल में भागा था मुंबई छोड़कर? जून, टू बी प्रिसाइज 28 जून 82 में मैं आया, और मैं 2 फरवरी 87 तक के यहाँ था, उसी जोन में था। आया एक ही जोन में ज्वाइन हुआ और रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में वहां पर काम किया। और ये कौन से साल में भाग गया सर? ये भाग गया 85 एंड में गया होगा, 85 एंड, ये 86 में। मतलब 2-3 साल में ही आपने इसके ऊपर ऐसी दबिश डाली कि इसको मुंबई छोड़कर ही अपना गैंग खत्म करके भागना पड़ा। लेकिन उस दौरान काफी झेलना पड़ा। एक बार हमारे 2 पुलिस ऑफिसर गए मेरे ऊपर की केसेस निकालने के बहाने की, क्योंकि अभी ये एक चर्चा होने लगी थी कि 3 साल हो गए अभी ये बैठा इधर, कुछ करने को नहीं होता है, इसका बदली होना चाहिए। तो मेरा जब भी बदली होता था तो मैं गवर्नमेंट को एक ही बात बोलता था कि मैं अब भी जाता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर की जो केसेस पेंडिंग है उसमें मैं जिस दिन यहाँ से चला जाऊंगा उस दिन
उसके बाद में केसेस में मैं कन्विक्ट हो गया तो जिम्मेवार कौन रहेगा? मैं यहाँ रहूंगा तो मैं मॉनिटर कर पाऊंगा। तो वो बार बार मेरी बदली की कोशिश करते रहा वर्धा भाई, और जितने बार बदली हुआ कोशिश हुआ उतने बार रिवेरो साहब और बाकी वेल विशेष लोगों ने वो होने नहीं दिया। तो ऐसा बहुत सारा ये चला। तो फाइनली मुंबई पुलिस के कुछ लोगों का, ऑफिसर्स का कहना था कि ये सब बहुत ज्यादती हो रही है, वाईसी पवार यहाँ पर बैठा है, तो यदि ये केसेस निकल गई तो ये चला जाएगा। इसके लिए ये वर्धा भाई के पास में मेरे को यानी मुझे पूछा गया था कि रादर बोला गया कि तुम उसको मिलो, वो आएगा मिलने को, तो तुम्हारी चॉइस की जगह पर मिलोगे, ये करोगे। तो फिर ये गए उधर, तो वहाँ गए तो उसने सारा इनका टेलीफोन कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया, और जिसमें यहाँ तक कि मुझे सुअर की औलाद है, मेरे हाथ पाँव तोड़ देना चाहिए, और एक बोलता है भाई के ऊपर हाथ उठाया तो उसका भरोसा नहीं, तो भाई के हाथ में क्या, ये नहीं क्या, भाई तुम उसने हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देना। फिर एक इंस्पेक्टर बोल कि उसने तुम हाथ तोड़ दो फिर हम देख लेंगे, हम हैं तुम्हारे साथ में। अच्छा, ऐसा पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं? पुलिस अधिकारी ने बोला था ये सर, यानी उस टाइम की मीडिया में है बिल्कुल, यानी छप क्या है, सारी इंग्लिश मीडिया, मराठी मीडिया, हिंदी सब में था। तो हम लोग वो हाथ उठाएगा तो तुम हाथ तोड़ देना, बाकी हम देख लेंगे। सुअर क्या औलाद है, खुद भी नहीं खाता है, हमको भी नहीं खाने को देता है। फिर जाते जाते वो बोला कि भाई ये दारू की बोतल हाँ लेके जाओ, बोले वहाँ कुछ पैसा पड़ा है वो भी लेके जाओ। वो ये सारा रिकॉर्ड हो गया, और यही कैसेट फ्री प्रेस वाले को पहले दी गई शायद एडिटर को, और फिर वो सबके पास में सर्कुलेट हुआ। तो उसके बाद में 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड भी किए गए थे, लेकिन बाद में मेरा भी ट्रांसफर हो गया। फिर मामला थोड़ा ठंडा होने के बाद में उनको वापस सर्विस में ले लिया। पवार साहब, आपकी कहानी बड़ी ही रोमांचक है और किसी फिल्मी कहानी के जैसे लगती है, लेकिन जो आपने सुनाया वो सारा कुछ हकीकत है। और इस पर अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म भी बन चुकी हैं। उनमें से एक फिल्म का नाम बार बार लिया जाता है, अर्ध सत्य। बताते हैं कि वो कहानी जो है आपके जीवन से प्रेरित है, जिसमें कि सदाशिव अमरापुरकर किरदार निभाते हैं वर्धा राजन मुदलियार का, और ओमपुरी जो है आपका किरदार निभाते हैं। हालांकि आपका रैंक डीसीपी का था और उस फिल्म में ओमपुरी जो है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन वो कहानी आपकी इस रियल लाइफ की कहानी से काफी मिलती जुलती है। तो वाईसी पवार साहब अब अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, 83 साल के हो गए हैं, और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, मी वाईसी, जो मराठी में लिखी गई है। उसका अंग्रेजी संस्करण भी आ गया है, और उसमें इस जैसे बहुत किस्से हैं। ये तो वर्धा राजन मुदलियार तो उनके जीवन का एक चैप्टर है, लेकिन आप अगर उस किताब को पढ़ेंगे, मैंने क्योंकि वो किताब पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें ऐसे बहुत सारे रोमांचक किस्से हैं, जहां पर यह पता चलता है कि वाईसी पवार साहब ने किस दलेरी के साथ, किस ईमानदारी के साथ, और कैसे अपराधियों के बने बनाए सिस्टम को उन्होंने बिगाड़ा था, उनके साथ में लोहा लिया था, और वर्दी की शान जो है वो बरकरार रखी थी। पवार साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।